हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडिया साइट मैपिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैपिंग सीरीज के इस लेक्चर में हम मौर्यतल काल का सबसे लास्ट टॉपिक क्योंकि इसके बाद हम गुप्ता पीरियड को देखेंगे, तो इसके लास्ट टॉपिक जो है सांस्कृतिक केंद्र, उसको देखेंगे। इससे पहले ये बता दें कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार बने हैं तो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जाके ज़रूर देखें। मैपिंग सीरीज़ का ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और ये पूरी सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यतल काल में सांस्कृतिक केंद्र 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। सांस्कृतिक केंद्र, इसमें पहले स्थल है तख्त-ए-वाही। यह मौर्यतल कालीन स्थल वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान ज़िले में स्थित है। यहाँ प्रारंभिक शताब्दियों के बौद्ध स्तूप एवं विहार के साक्ष्य मिलते हैं। तख्त-ए-वाही, इसके अलावा पाकिस्तान में एक और स्थल सिरकप। सिरकप जो है वो तक्षशिला को कहते हैं। तो कनिष्क के टाइम में तक्षशिला को सिरकप कहा जाता था। धर्मराज का स्तूप, ये इम्पोर्टेंट है। तक्षशिला से जो पेशावर है वहाँ से धर्मराज का स्तूप प्राप्त होता है। यह सांस्कृतिक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से बौद्ध मंदिर, धर्मराज का स्तूप, चैत्यों एवं 2 झीलों का मंदिर नामक संरचना के साथ मिलते हैं। मैप में इन दोनों स्थलों को देखते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में एक नंबर पे तख्त-ए-वाही। तख्त-ए-वाही एक अभिलेख भी है कनिष्क के। और दूसरा जो स्थल है ये है सिरकप, तक्षशिला में जो स्थित है। नेक्स्ट, आपको इस मैपिंग सीरीज में एक ही चीज़ को कई बार देखने को मिल रहा है, तो इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और क्लियर होगा। हर पेज में अगर आपको 1-2 चीज़ें दोबारा रिवाइज हो रही है तो और भी ज़्यादा आपकी मैप क्लियर होगा। आप पूरे सीरीज़ में आप ये फील करेंगे कि भाई ये वीडियो पूरी कंप्लीट होगी और ये पूरी सीरीज। नेक्स्ट है भरूच। यह मौर्यतल कालीन सांस्कृतिक स्थल मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ से प्रतिमाएं 3री और 2री शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ अभिलेख यहाँ से मिलते हैं, 1ली-2री ईसा पूर्व के। तो मध्य प्रदेश में और जो स्थल है उनको भी साथ में देखते हैं। सांची, क्योंकि हम लोग देखे हुए मध्य प्रदेश के भोपाल में निकट स्थित है, रायसेन जिले में है ये सांची। मूल रूप से मौर्य सम्राट द्वारा अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। यह अशोक के बाद सातवाहनों ने यहाँ स्तूप बनवाया है। तो सातवाहन काल में भी सांची में स्तूप बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पे ये सांची है और ये 3 नंबर पे भरूच। तो भरूच स्तूप सतना जिले में मध्य प्रदेश का। यहाँ पे एक राजा थे धनभूति, उन्होंने जो भरूच स्तूप है उसके निर्माण में काफ़ी योगदान किया था। नेक्स्ट, जग्गियापेट। यह सांस्कृतिक स्थल आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है। मौर्यतल कालीन यह बौद्ध स्तूप, यहाँ पे बौद्ध स्तूप और विहार जिनका संरक्षण नहीं हो सका था मिलते हैं। जग्गियापेट से स्तूप और विहार दोनों मिलते हैं। बौद्ध स्तूप तो वो होते हैं जो धर्माचार्य, स्पेशली बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें, कोई भी उनके जीवन से संबंधित, जिनके ऊपर कोई इमारत
धार्मिक आस्था के स्वरूप में बनाई गई हैं। जैसे हम मंदिर बनाते हैं उस तरह ये बौद्ध स्तूप होते हैं, जो बुद्ध के किसी जीवन से संबंधित स्थल होते हैं। सॉरी, जीवन से संबंधित मतलब उनके कोई शरीर, उनके वस्त्र या शरीर का कोई अंग, तो वहाँ पे स्तूप बनाए जाते हैं। और विहार, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके निवास के लिए जो आवास होता था उनको विहार कहते थे, और जो उनके पूजा गृह होते थे उसे चैत्य कहते थे। तो आंध्र प्रदेश में और एक स्थल अमरावती, यह भी मौर्योत्तरकालीन स्थल आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। यहाँ का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा स्तूप है। अमरावती में सबसे बड़ा स्तूप है। इसके गुंबद, वेदिका और तोरण द्वारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। तोरण द्वार किसी इमारत का जो एंट्रेंस, जो गेट होता है, उस पे जो सजावट होती है उसे तोरण कहते हैं, वही है तोरण द्वार। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और एक स्थल है नागार्जुन कोंडा। यह मौर्योत्तरकालीन स्थल, बौद्ध स्थल, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में नागार्जुन सागर के निकट स्थित है। नेक्स्ट और देखते हैं कोई आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा। यहाँ पे 3री-4थी शताब्दियों के बौद्ध विहार पाए गए हैं। विहार का मैंने अभी मतलब बताया कि विहार जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके निवास का स्थान होता था, और चैत्य उनके पूजा गृह होते थे। तो नागार्जुन कोंडा से लगभग सभी स्तूप ईंट के बने हैं नागार्जुन कोंडा में। इनमें अधिकांश चक्र योजना पर आधारित हैं। नागार्जुन कोंडा के जितने विहार बने हुए वो ईंट के बने हैं और चक्र योजना पर आधारित हैं। तो आंध्र प्रदेश के इन 3 स्थलों को देखते हैं, जग्गियापेट, अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ओके, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जग्गियापेट, इसके जस्ट थोड़ी सी दक्षिण में अमरावती, और 7वें नंबर पे ये नागार्जुन कोंडा। इसके अलावा नगर एवं विहार जो गुफा वास्तुकला है, इसका प्रमुख स्थल एक है पीतलखोरा। मौर्योत्तरकालीन स्थल महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ स्थित गुफा संख्या 3 प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में से एक है। तो पीतलखोरा में जो गुफा संख्या 3 है वो बौद्ध गुफा स्थल है। यहाँ के विहारों में आकर्षण नक्काशी की गई है। पीतलखोरा महाराष्ट्र में है, ये स्थल याद रखिए। ये बौद्ध विहार के लिए है, एक गुफा स्थल है। तो गुफा वास्तुकला में ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और एक स्थल नासिक, सांस्कृतिक स्थल महाराष्ट्र राज्य का एक जिला। यहाँ यह स्थल विहार संख्या 3 गौतमीपुत्र गुफा कहलाता है। तो ये सातवाहन डायनेस्टी का एरिया था, महाराष्ट्र का जितना एरिया था और आंध्र प्रदेश के। तो ये सातवाहन टाइम में जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उनके नाम पर है गुफा संख्या 3। जो विहार संख्या 3 है गौतमीपुत्र गुफा कहलाता है। यहाँ मुख्य कक्ष के चारों ओर भिक्षुओं के लिए बने छोटे छोटे कक्ष हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और स्थल है कन्हेरी। यह मौर्योत्तरकालीन सांस्कृतिक स्थल महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। यहाँ स्थित छोटा चैत्य कक्ष, चैत्य मैंने बताया कि ये पूजा जो स्थल होता था, ये पूजा गृह होता था, उसे चैत्य कहते थे। और विहार आश्रम जो निवास स्थान होता था भिक्षुओं के, वो होते थे। तो कन्हेरी एक चैत्य कक्ष यहाँ से मिलता है। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के काल का है एक चैत्य बना हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र में अजंता जो सबसे प्रमुख है। यह सांस्कृतिक स्थल महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। अजंता औरंगाबाद जिला में है। यहाँ से प्राचीनतम चैत्य संख्या 9 और 10 मौर्योत्तर काल में बनवाए गए।
अजंता में जो गुफाएं हैं वो क्रम वाइज बनते चले गए। इसमें कुछ गुप्ता टाइम के भी मिलते हैं आगे चल के। तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है हमें पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी में मिलने लगती है यहाँ की गुफाओं का निर्माण। तो जो गुफा संख्या सबसे जो प्राचीनतम है, जो चैत्य है, गुफा जो चैत्य संख्या 9 और 10 है, ये सबसे प्राचीन है और ये मौर्योत्तर काल में बनाए गए थे। चैत्य संख्या 10 के भित्ति चित्र में एक शासक को बोधि वृक्ष और स्तूप की उपासना करते हुए दिखाया गया है अजंता से। तो अजंता में वैसे तो अजंता 29 गुफाओं का समूह है, हालांकि कहीं 30 मिलते हैं, बट जनरली इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर होता है वो 29 गुफाएं हैं। एक गुफा जो है वो मतलब कंप्लीट नहीं है टोटली, इसलिए 29 गुफाएं मानी जाती है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अजंता शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और स्थल हैं कार्ले, भोज और बेदसा। यह सांस्कृतिक स्थल महाराष्ट्र राज्य के मुंबई पुणे हाईवे पर मावल तालुके में स्थित है। कार्ले के चैत्य में स्थित अभिलेख क्षयरात शासक नैपान से संबंधित है। क्षयरात जो शक शासक था, शक के जो दो शाखाएं थी, एक तो चेस्टन था और एक क्षयरात था। तो नैपान जिन्होंने सातकर्णी के साथ इनका युद्ध हुआ और इन्होंने बुद्धिस्ट उपासकों को कुछ गांव दान में दिया था नैपान ने। भज के चैत्य के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल के आकार का मेहराब बनाया गया है। बेदसा के गुफा विहार बौद्ध स्थापत्य से संबंधित है। तो इतने महाराष्ट्र के जो स्थल हैं, पहले इनको मैप में देखते हैं, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन स्थलों को लोकेशन ध्यान से देखना पड़ेगा, जो साउथ है या नॉर्थ है, इस सब डायरेक्शन में, कि नासिक और कन्हेरी ये सारी चीज़ आपस में किस दिशा में है। तो चलते हैं मैप पे। तो महाराष्ट्र में 8वें नंबर पे जो सबसे पहला स्थल था पीतलखोरा। यहाँ से बुद्ध जो विहार गुफाएं हैं वो मिलती हैं, बुद्धिस्ट मौर्योत्तर काल के। 9वें नंबर पे नासिक है, सॉरी तो 9 नंबर पे नासिक और 10 नंबर पे ये है कन्हेरी की गुफाएं। यहाँ 10 नंबर पे कन्हेरी और फिर 11वें नंबर पे हम यहाँ पे अजंता को देखते हैं। अजंता और ये पीतलखोरा दोनों औरंगाबाद ज़िले में है और नासिक खुद एक ज़िला है महाराष्ट्र का। 12 नंबर पे जो कार्ले की गुफाएं हैं, कार्ले, भज और बेदसा। तो यह है अजंता, पीतलखोरा, नासिक, कान्हेरी। 12 नंबर पे कार्ले, भज और बेदसा, सारे स्थल महाराष्ट्र में और सारे बुद्धिस्ट साइट हैं मौर्योत्तर काल के। इसके अलावा उदयगिरी, खंडगिरी, ये दो पहाड़ियाँ हैं, उदयगिरी, खंडगिरी, उड़ीसा में। मौर्योत्तर कालीन स्थल उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यहाँ स्थित गुफा स्थापत्य जैन धर्म से संबंधित है। जैसा कि हमने देखा जो महाराष्ट्र में है वो सारे बौद्ध धर्म से स्थित है, पर जो उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियाँ ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ जो चेदी और खारवेल जो थे शासक, ये जैन धर्म को फॉलोअर थे और सबसे बड़े जैन धर्म के संरक्षक के रूप में हम इन्हें देखते हैं। तो यहाँ स्थित गुफा संख्या 14 चेदी शासक खारवेल और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख स्थित है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ये उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियाँ जो पूरी है उड़ीसा में, वहीं पे हाथी गुम्फा अभिलेख यहीं से मिलते हैं। अब मौर्योत्तर काल में हिंदू मंदिर को देखेंगे। बता दो कि हिंदू मंदिर का जो
स्थापत्य कला के रूप में विकास होता है हिंदू मंदिर का निर्माण, वो गुप्ता शासकों की देन होती है। गुप्त काल में हम देखते हैं, उससे पहले जो भी रहते थे वो मंदिर वो नहीं होते थे एक्चुअली आकार में, वो जनरली नॉर्मल ऐसे घर की तरह होते थे, बस सपाट। तो जनरली मंदिर निर्माण का जो समय है वो गुप्त काल से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं इसमें शोक माट मंदिर, मरणोत्तरकालीन सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यहाँ पर माट नामक स्थल से एक मंदिर का अवशेष मिला है। ऐसा अनुमान है कि इसमें राजाओं की पूजा की जाती थी। यह मंदिर कुषाण राजाओं से संबंधित है। शोक में मंदिर संख्या 2 के रूप में नाग मंदिर एवं सप्त मातृका मंदिर मिले हैं। सप्त मातृकाओं के मंदिर मिले हैं। तो ऐसे सिंबॉलिक मंदिर था, क्योंकि मैंने बताया कि पहले ही मेजरली जो मंदिर निर्माण होती है वो गुप्ता पीरियड की देन होती है। कहीं भी एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप ये कभी भी सोचिएगा कि मौर्य काल में आप मंदिर को पढ़ रहे हैं, तो वो है मंदिर निर्माण हमेशा गुप्त काल की देन है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी गुप्त काल को। अभी ये मौर्य काल है। इसके अलावा ये स्थल उत्तर प्रदेश में है, कोई बात नहीं। एक और देखते हैं बेसनगर, ये मध्य प्रदेश में है। बेसनगर विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन विष्णु मंदिर के अवशेष मिलते हैं मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल अपने आप में स्थापत्य कला और हर तरीके से चाहे वो मंदिर स्थापत्य हो या बुद्धिस्ट धर्म से संबंधित कोई स्थापत्य निर्माण हो, ये अपने आप में बहुत समृद्ध काल रहा है। तो मैप में इन 2 स्थलों को देखते हैं। पहले शोक माट ये मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, और बेसनगर मध्य प्रदेश। तो शोक और माट का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश का मथुरा में है, और विदिशा मध्य प्रदेश में यहाँ पे बेसनगर। एक और स्थल है नगरी, माध्यमिका की राजधानी थी नगरी, सीवी जनपद। मौर्योत्तरकालीन स्थल राजस्थान राज्य के चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ से संकर्षण और वासुदेव एवं विष्णु मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ ये नगरी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ स्थल फिर से गुंडीमल्लम मौर्योत्तरकालीन स्थल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यहाँ पर शिव मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनकोंडा को हम लोगों ने देखा है, इसमें ये जो स्थल है इसमें क्या विशेषता ये देखते हैं। नागार्जुनकोंडा गुंटूर जिले में तो पता है। यहाँ से 5 मंदिर शिव, कार्तिकेय और देवसेना को, एक मंदिर विष्णु को, एक मंदिर देवी, एक विशाल मंदिर परिसर सर्वदेव, यह सभी देवताओं को समर्पित है। यानी 5 मंदिरों का ग्रुप है, जिसमें एक शिव कार्तिकेय को समर्पित है, और एक देवसेना को, एक विष्णु मंदिर है, और मंदिर देवी और एक सर्वदेव, ये सभी देवताओं को समर्पित है नागार्जुनकोंडा। तो इस 17 नंबर पे आंध्र प्रदेश में गुंडीमल्लम है, और बाकी जो नागार्जुनकोंडा है हमने दिखाया था उसको 7वें नंबर पे, और 18वें नंबर पे जो एरो पॉइंट है ये नागार्जुनकोंडा है। इसके अलावा कुछ 2 स्थल हैं चर्च, क्योंकि प्राचीन भारत में हम पहली शताब्दी ईस्वी में हम देखते हैं, जो पहली शताब्दी में कि कुछ हमारे यहाँ वेस्ट से जो कंटेंट बनते हैं, कुछ ग्रीक से या कुछ रोमन एम्पायर से, साउथ इंडिया में स्पेशली, तो वहाँ पे कुछ बस्तियाँ स्थापित होती हैं यूरोपियंस की। तो वो लोग अपने रिलीजन्स को वहाँ पे फैलाते हैं और वहाँ खुद रहते हैं, तो उन्होंने चर्च बनाया होगा। तो ये इसमें सबसे पहला है तिरुविथमकोड अरापल्ली नाम से लग रहा है, ये साउथ इंडिया में होगा। थोमयार कोविल या सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च, तिरुविथमकोड अरापल्ली या थोमयार कोविल या सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च,
यह स्थल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। यहाँ स्थित सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च का निर्माण 63 ईस्वी में भारत में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस, जो सबसे पहले आए थे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले, ने करवाया था। यह भारत में प्राचीनतम चर्च की संरचना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तिरुविथमकोड, अरापल्ली या थोमयार कोविल या सेंट मैरी, सब एक ही नाम है। इसके अलावा एक और चर्च है हमारे पास, कोडुंगलूर का सिनेगॉग। यह सांस्कृतिक स्थल केरल राज्य के थ्रिससूर जिले में स्थित है। यहाँ स्थित सिनेगॉग यहूदियों का सबसे प्राचीन पूजा स्थल है। तो ये तो रहा चर्च जो ईसाई थे। और ये जो है सिनेगॉग बता दूँ, ये यहूदियों का धार्मिक स्थल होता है। जैसे चर्च ईसाइयों का, मंदिर हिंदुओं का और मस्जिद मुसलमानों का, ऐसे ही यहूदियों का जो धार्मिक पूजा स्थल होता है उसे सिनेगॉग कहते हैं। तो ये इन स्थलों को देखते हैं मैप में। ये है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। यहाँ से त्रिविक्रमकोड, अरापल्ली या जो सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो यहाँ से मिलता है, जो सेंट थॉमस ने 63 AC में बनवाया था, AD में बनवाया था। और 20वें नंबर पे ये केरल में पड़ता है, कोडंगलूर का सिनेगॉग। तो ये रहे आज के कुछ मौर्योत्तर काल के इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक केंद्र। इसके अलावा हम गुप्ता अम्पायर को अब कल से देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। पर आपको अगर कोई सुझाव देना हो कंटेंट या कोई भी प्रोनाउंसिएशन या कोई फैक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस मैपिंग सीरीज़ के माध्यम से आपको सिर्फ ना UPSC स्टूडेंट जो मेंस में आता है ऑप्शनल में, बल्कि नॉर्मल हिस्ट्री स्टूडेंट भी अगर इस मैप को पूरी सीरीज़ को कवर करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा होगी हिस्ट्री पढ़ने को लेके। जब वो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो वो चीज़ों को न सिर्फ रटेंगे बल्कि वो मन में अपने इमेजिन भी करेंगे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से स्थल किधर हैं। तो इसलिए सारी मैपिंग हिस्ट्री में या कोई भी, मुझे लगता है कि अगर ह्यूमैनिटीज़ की कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्पेशली, तो आपको सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करना। हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकल चीज़ें हमारे माइंड में फ़ोटो एक क्रिएट कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गुप्ता अम्पायर के साथ। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।